प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने व्लादिवोस्तोक को यूरेशिया और प्रशांत का संगम बताया। रूस के सुदूर पूर्व के विकास में भारतीय प्रतिभाओं के योगदान पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवानिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर की चर्चा। साथ ही अफगानिस्तान सहित भारत प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी की बातचीत। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की तैयारी अंतिम चरण में। सूत्रों के अनुसार तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर नई अफगान सरकार का कर सकते हैं नेतृत्व। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार सफर जारी। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक किया हासिल। पैरा शूटर अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में जीता कांस्य। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने भी हासिल किया कांस्य। प्रधानमंत्री ने हरविंदर को फोन कर उन्हें दी बधाई। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने गंवाए 5 विकेट। पहले दिन भारत ने बनाए थे 191 रन। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में चल रहे छठे पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोरोना महामारी ने हमारे द्विपक्षीय सहयोग में स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों के महत्व को उजागर किया है। The friendship between India and Russia has stood the test of time. Most recently, it was seen in our robust cooperation during the COVID-19 pandemic, including in the area of vaccines. The pandemic has highlighted the importance of the health and pharma sectors in our bilateral cooperation. Energy is another major pillar of our strategic partnership. India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रतिभाशाली और समर्पित कार्यबल है जो संसाधनों में पूरी तरह से समृद्ध है। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में विकास के योगदान के लिए भारतीय प्रतिभाओं के लिए जबरदस्त गुंजाइश है। India has a talented and dedicated workforce, while the Far East is rich in resources. So, there is a tremendous scope for Indian workforce to contribute to the development of the Russian Far East. The Far Eastern Federal University, which is where this forum is being held, is home to a growing number of students from India. और प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच समुद्री मार्ग की प्रगति पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे भारत और रूस के बीच संबंधों में और निकटता आएगी। I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। देश भर में पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों के लिए पोषण माह मनाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण माह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि
कि पोषण माह एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें 18 मंत्रालयों के समन्वय से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है, जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपके इस उत्सव की एक झलक हम देश की राजधानी में भी देख पाएंगे। और स्मृति ईरानी ने कहा कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर महिलाओं को पौष्टिक भोजन देने की जानकारी देने के लिए कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर जो प्रादेशिक व्यंजन है, जिसमें आयुष मंत्रालय का भी योगदान है, जिससे अफोर्डेबल प्राइस पे हम पौष्टिक आहार महिला और बच्चे को कैसे उपलब्ध हो, इसकी जानकारी दे पाए, ये जल्द ही पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध कराएंगे। मैं आशावादी हूँ कि आप बहनें इस जानकारी को भी अपने आंगनबाड़ी की हर बेनिफिशियरी बहन और बच्चे के परिवार तक पहुँचाएंगी। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश के सभी 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ओपन और ऑनलाइन शिक्षा और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के आरंभ करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बैकलॉग रिक्तियां भरने और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों से नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को महत्व देने की बात कही गई है और विश्वविद्यालयों को इस दिशा में काम करना चाहिए। There is a vast geography in our country. This is a multilingual, multicultural country. एंड इसी एनईपी के अंदर भारतीय भाषा को महत्व देने के लिए कहा गया है। मैं सिद्धांत तो मैं इंग्लिश भाषा की विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी इसको कई बार उन्होंने कहा है, भारतीय भाषा को महत्व देना पड़ेगा। मित्रों, विश्व में कोई भी अर्थनीति जो बड़ा बना है वो अंग्रेजी भाषा के यानी एक अलाइन लैंग्वेज के आधार पर बड़ा नहीं बना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिलकर आगामी नवंबर महीने में R&D मेले का आयोजन करेंगे। सभी IIT प्रमुखों के साथ आज हुई बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध और नवाचार पर काफी जोर दिया गया है और ये मेला ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देगा जो नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में मददगार साबित होंगे। 23 IITs are coming together to have a R&D Mela in the mid of the November. This will create a new framework. The IITs will create a priority R&D initiative to create ease of living for our citizen. IIT is a global brand today. I am confident this R&D Mela, R&D fair, lot of innovations will come up, lot of new project will come up, and this Mela will give emphasis to connect with Indian industries. और अब एक खबर आपके बिल्कुल काम की। भारतीय रेल ने यात्री सुविधाओं में इजाफा करते हुए सुपर फास्ट ट्रेनों में एक नई श्रेणी शुरू की है जो AC फर्स्ट, AC सेकंड और AC थर्ड के अलावा होगी और जिसका नाम होगा AC थर्ड इकोनॉमी। सामान्य AC 3 के मुकाबले इकोनॉमी का किराया 7% कम होगा। 6 सितंबर से प्रयागराज और जयपुर के बीच
चलने वाली ट्रेन में इस नई कोच को लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों में ये सुविधा बहाल की जाएगी। कोच अब उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए और एनसीआर में से प्रयागराज से जयपुर के बीच की गाड़ी में सबसे पहले लगाया जा रहा है। उत्तर रेलवे में हम लोग लखनऊ वाली जो ट्रेन हैं उसमें से इंट्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे और कोच बन के आएंगे इनको और प्रोलिफरेट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स पे हम ये सुविधा प्रदान कर सकें। इस आपको मालूम होगा इस का किराया भी हम लोगों ने जो AC 3 टायर है उससे थोड़ा सा कम रखा है, जिससे ये ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए और पैसेंजर्स कम किराए में और ज़्यादा सुविधा के साथ ट्रैवल कर सकें। तो बिल्कुल एक ये नई क्लास यात्रा के लिए जिसका आप भी लाभ उठा सकते हैं। और अब बात अफ़गानिस्तान के हालात की, जहां तालिबान के कब्ज़े के बाद नई सरकार बनने की तैयारियां तेज़ हो गई हैं, पर इसमें एक दिन की देरी की खबर है। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा को अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नेता बनाया जा सकता है। तालिबानी नेता समांगनी का कहना है कि नई सरकार में गवर्नर ही प्रांत प्रमुख होंगे, वहीं ज़िलों में ज़िला गवर्नर होंगे। इन्हीं के हाथों में अपने अपने क्षेत्र की बागडोर होगी। समांगनी ने बताया कि तालिबान ने पहले से ही प्रांतों और ज़िलों के लिए गवर्नरों और पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कर दी है। नई प्रशासन प्रणाली का नाम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान पर अभी फैसला लिया जाना बाकी है। और अब बात भारत की कामयाबी की। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण ने पुरुषों की T64 स्पर्धा के फाइनल में मेडल के साथ 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने प्रवीण के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। प्रवीण ने पुरुषों की T64 स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया। जीत के बाद प्रवीण कुमार काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने अपने कोच सहित भारतीय पैरालंपिक कमेटी और साई का धन्यवाद दिया। मुझे मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगता कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मैं PCI और साय को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने टैलेंट को आगे लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है और विद एशियन रिकॉर्ड। दैट्स गुड फॉर मी। प्रवीण के रजत पदक जीतने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का प्रभावशाली प्रदर्शन, पुरुषों की ऊंची कूद में नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ आपका रजत पदक हर भारतीय खेल प्रेमी के लिए खुशी लेकर आया है। आपकी सफलता सभी युवा एथलीट्स को प्रेरित करेगी। हार्दिक बधाई, आप नए मुकाम हासिल करते रहें। प्रवीण की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार पर गर्व है। यह पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उन्हें बधाई। उन्हें भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। खिलाड़ियों का हमेशा हौसला बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री ने प्रवीण कुमार को फोन कर उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनके साहस की भी सराहना की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रवीण को रजत पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत पदक जीता। 2.07 मीटर की ऊंची कूद के साथ नया एशियन रिकॉर्ड। प्रवीण इस मुकाबले में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। एक समय प्रवीण गोल्ड मेडल जीतने की रेस में बने हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स ने उन्हें पीछे कर दिया। इसके बाद भारतीय एथलीट को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। स्पोर्ट्स डेस्क। और टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में भारत के हरविंदर सिंह ने भी इतिहास रच दिया है। भारत के लिए हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। ये इस बार के पैरालंपिक में भारत का 13वां पदक है। वहीं इस कांस्य के साथ हरविंदर पैरालंपिक में खेलों में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं।
टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। हरविंदर ने पैरा आर्चरी में पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया। तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में हरविंदर ने कोरिया के किम मिल सू को 6-5 से शिकस्त दी। हरविंदर ने शूट ऑफ में ये मुकाबला अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी 5 सेट के खेल के बाद 5-5 से बराबर थे। इसके बाद शूट ऑफ शुरू हुआ। किम ने 8 पर निशाना लगाया, वहीं हरविंदर सिंह ने 10 पर निशाना लगाया और मेडल अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरविंदर सिंह के इस शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, हरविंदर सिंह का शानदार प्रदर्शन, उन्होंने गजब के कौशल और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया, जिसके चलते वो पदक जीतने में कामयाब रहे। उन्हें ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर बधाई, हमें उन पर गर्व है, उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने हरविंदर सिंह के पदक जीतने के बाद उनसे फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। नमस्कार सर, सत श्री अकाल सर, बहुत बधाई हो। वापस आने के बाद मिलेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं भी सर, थैंक यू। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट करके हरविंदर को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शानदार परिणाम हरविंदर, एक बहुत ही यादगार मैच। भारत ने कोरिया को 6-5 से हराया। पैरालंपिक में भारत का तीरंदाजी में पहला पदक। पैरालंपिक के इतिहास में तीरंदाजी में ये भारत का पहला पदक है। टोक्यो पैरालंपिक में ये भारत का 13वां पदक है। स्पोर्ट्स डेस्क। और पैरा शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में इतिहास रच दिया है। 19 वर्षीय अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में 445.9 अंकों के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक में ये उनका दूसरा पदक है। इसी के साथ वो एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारत का ये 12वां मेडल है। भारत की अवनी लेखरा ने पैरालंपिक के इतिहास में वो कारनामा कर दिया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक पर निशाना साधते हुए एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में 445.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ वो एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गयी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवनी को बधाई देते हुए ट्वीट किया, अवनी लेखरा को कांस्य पदक जीतने और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बधाई। इतनी कम उम्र में यह एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। आपकी निरंतरता और सफल होने की प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं अवनी की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में एक और गौरव का पल। अवनी लेखरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूँ। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अवनी को बधाई देते हुए ट्वीट किया, टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा को 50 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। यह सफलता आपके निष्ठापूर्ण समर्पण और अद्भुत क्षमताओं की परिचायक है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवनी के पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, अद्भुत अवनी, पैरालंपिक्स में एक और पदक जीतकर आपने फिर एक बार देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश को आप पर गर्व है। कांस्य पदक की बहुत बहुत बधाई। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अवनी को बधाई देते हुए कहा कि एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हिस्टोरिक भी है, रिमार्केबल भी है। अवनी की उपलब्धि जो है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। पहले गोल्ड जीता, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी की जीत से राजस्थान स्थित उनके घर में खुशी का माहौल है। उनके परिवारजन बेहद उत्साहित हैं और उनको अवनी से तीसरे मेडल की भी उम्मीद है। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है कि अवनी ने ओलंपिक में 10 मीटर में गोल्ड मेडल जीता और अभी 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे बहुत ही खुशी है। भारत का नाम रोशन किया है, विश्व में नाम रोशन किया है। इससे और खुशी की क्या बात होती है। और आगे भी
इसको सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी एक इवेंट और है, उसमें भी आशा है कि ज़रूर मेडल लेके आएगी। बहुत खुशी है और अच्छा लग रहा है और हम तो चाहते हैं और जीते अगले मैच में। बहुत मेहनत करी है उसने, 5 साल हो गए उसको मेहनत करते करते। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अवनी कांस्य पदक के साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पदकों की संख्या 12 हो गई। स्पोर्ट्स डेस्क। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों से मुलाकात की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी और सम्मानित भी किया। खिलाड़ियों ने कहा कि देश में खेलों को लेकर माहौल काफी बदला है और सरकार की ओर से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बीच पदक जीतने के बाद स्वदेश लौटे खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला जारी है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इनमें टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल, पैरालंपिक खेलों में तीसरी बार पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया, डिस्कस थ्रो में रजत जीतने वाले योगेश कथुनिया और हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार शामिल थे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से उनके संघर्ष और पदक जीतने के सफर पर बात की। मैं इसकी कहानी आपसे समझ रहा था, क्यों इस पर मनोबल इतना बड़ा था। एक तो पिछले 4 वर्षों में जो आपने मेहनत की है वो एक बड़ा कारण है। दूसरा, सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है। लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना होता है और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने कहा कि देश में खेलों को लेकर माहौल काफी बदला है और सरकार की ओर से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट का खिलाड़ी की जिंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर उसे सपोर्ट मिल रहा है तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है। और जैसे प्रधानमंत्री सर ने हमसे बात की तो वो एक इंस्पिरेशन हो जाता है। जब हम ग्राउंड पे उतरे तो एक अलग लेवल की एनर्जी थी हमारे अंदर। 2004 के अंदर जब मैं गया था खेलने तो मैं खुद के पैसे भर के गया था और मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी, सिर्फ अकेले वो मेरे साथ थे। उन्होंने कहा अच्छा करेगा तो दुनिया जानेगी, बदलाव आएगा। आज वो सपना पूरा हुआ है। कहीं न कहीं देखें तो आज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है पैरा खिलाड़ियों के लिए। बहुत बड़ा मंच मिला उनको। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साई नेशनल कैंप लगाते हैं उनके लिए और जाने से पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा विदाई करना, तो मैं मानता हूँ वो सपना मेरा पूरा हुआ है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ हिंदुस्तान में। बदलाव की वजह ही ये मेडल आ रहे हैं। गुरुवार देर रात टोक्यो पैरालंपिक में भारत का परचम बुलंद करने वाले भारतीय पैरा एथलीट जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे तो ढोल नगाड़ों के साथ इनका जोरदार स्वागत किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने नया रिकॉर्ड कायम करते हुए पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो खेलों को लेकर देश में माहौल बदला तो नतीजों पर भी उसका अच्छा असर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।